मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं पुनर्जागरण के समय जो वैज्ञानिक परिवर्तन हुए थे, उन वैज्ञानिक परिवर्तन से जुड़े हुए उन वैज्ञानिकों के बारे में आज हमें समझने का प्रयास करना है। पुनर्जागरण काल में वैज्ञानिक परिवर्तन। पुनर्जागरण ने यूरोप की जो मौलिक विचारधारा है, उस मौलिक विचारधारा में तब्दीली करने का प्रयास किया और जो यूरोपीय समाज था, उस यूरोपीय समाज वैज्ञानिकता की ओर आगे बढ़ा है, मानवता की ओर आगे बढ़ा है और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें अनुसंधान हुए हैं। तो पहले हम कोपरनिकस के बारे में देख लेते हैं। कोपरनिकस का जो संबंध है वो पोलैंड से था। यूरोप का एक चर्चित देश है पोलैंड। पोलैंड के रहने वाले थे कोपरनिकस। और कोपरनिकस, अगर हम समय काल की बात करें, लगभग 1473 से इनका कार्यकाल शुरू होता है और 1543 तक था। ये आगे का कालखंड जरूर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन पीछे का थोड़ा सा इनसे जुड़ी हुई कहानी है, उसको थोड़ा ध्यान रखना है हमें। कोपरनिकस का संबंध पोलैंड से है और कोपरनिकस की जो थ्योरी थी, उस थ्योरी को हम कहते हैं हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत। यानी कोपरनिकस अपनी जो थ्योरी है हेलियोसेंट्रिक, उसके लिए जाने जाते हैं। तो कोपरनिकस की हेलियोसेंट्रिक थ्योरी है। पोलैंड के रहने वाले हैं और ये वाला साल इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस टाइम पीरियड में उनकी मृत्यु हो जाती है कोपरनिकस की। पुनर्जागरण के जो काल के जो वैज्ञानिक हैं, उन वैज्ञानिकों में पहले हम कोपरनिकस के बारे में देख रहे हैं। पोलैंड के हैं, हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया। अब यह समझना जरूरी है कि हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत था क्या। हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत का मतलब था, हेलियो का तात्पर्य यहां सूर्य से है। शुरुआती समय में यह कहा जाता था कि जो पूरे जो ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है और खास तौर पे हमारे सौर मंडल की स्थिति कैसे है। तो कोपरनिकस के द्वारा यह कहा गया कि सूर्य केंद्र में है, सेंट्रिक हेलियोसेंट्रिक है, सूर्य केंद्र में है और सूर्य की चारों ओर जो चक्कर लगा रहे हैं वो ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। इसमें बुध हो सकता है, मंगल है, पृथ्वी है। इस तरीके से जो सौर मंडल के जो ग्रह हैं, ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। हेलियोसेंट्रिक यानी हेलियो यानी सूर्य सेंटर में है और ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे, इस तरीके से राउंड लगा रहे। इस सिद्धांत को हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत कहा जाता है। लेकिन कोपरनिकस से पहले जो मान्यता थी वो मिस्र के वैज्ञानिक टॉलमी का नाम आता है। टॉलमी की जो कॉन्सेप्ट है, टॉलमी का कॉन्सेप्ट जियोसेंट्रिक था। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट को हमें देखना है। टॉलमी ने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो कॉन्सेप्ट जियोसेंट्रिक के नाम से जाना जाता है, जबकि कोपरनिकस ने जो कॉन्सेप्ट दिया वो कॉन्सेप्ट हेलियोसेंट्रिक है। जियो यानी पृथ्वी, जियो जीने से नहीं है, जियो का मतलब यहाँ पृथ्वी है, जैसे जियोग्राफी है, जियोलॉजी है। जियो हम पृथ्वी से लगा रहे हैं और हेलियो हम सूर्य से लगा रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सूर्य सेंटर में है और ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, जबकि दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि पृथ्वी सेंटर में है और पृथ्वी के चारों ओर सूर्य
या जो ग्रह है वो चक्कर लगा रहे हैं। टॉलमी ने ये कॉन्सेप्ट पहले दिया था और टॉलमी के बाद वर्षों के बाद कोपरनिकस आए। तो टॉलमी ने शुरुआत जरूर की थी कि सौर मंडल की स्थिति कैसे, उसके बारे में स्टार्टिंग जरूर की है, लेकिन आगे जाके कोपरनिकस ने उसमें काफी संशोधन किया है और जो आज की कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को दिया है। टॉलमी का जियोसेंट्रिक थ्योरी, कोपरनिकस का हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत। ये ज्योग्राफी में भी पूछा जाता है, जब हम कॉस्मोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं तो कॉस्मोलॉजी में ये दोनों कॉन्सेप्ट आते हैं, हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत और जियोसेंट्रिक सिद्धांत। टॉलमी का जियोसेंट्रिक है, पृथ्वी सेंटर में है, सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। कोपरनिकस का कॉन्सेप्ट हेलियोसेंट्रिक है, सूर्य सेंटर में है और बाकी जो सारे ग्रह हैं उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। कोपरनिकस की जो मृत्यु होती है वो 1543 में हो जाती है। कोपरनिकस पर चर्च के द्वारा ये आरोप लगाया गया कि वो ईसाई धर्म के लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कोपरनिकस ऑलरेडी एक थ्योरी दे चुके हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे तो जो चर्च है, चर्च के द्वारा अलग थ्योरी दी जाती थी। तो इस तरीके से कोपरनिकस का विरोध हुआ और साथ ही यह भी कहा गया कि जो कोपरनिकस को फॉलो करने वाले होंगे उनको भी सजा दी जाएगी। इस कड़ी में हम क्या देखते हैं कि कोपरनिकस के एक शिष्य थे, ब्रूनो जिनका नाम था, उनको फांसी की सजा दे दी गई। कोपरनिकस के बाद, क्योंकि कोपरनिकस की मृत्यु हो जाती है 1543 में और इसी साल, जिस साल कोपरनिकस की मौत होती है उस साल चर्च के द्वारा यह कहा जाता है कि या तो अपने कॉन्सेप्ट को वापस ले लो और या तो फिर हम आपको सजा देंगे। लेकिन इसी साल कोपरनिकस की मौत हो जाती है और कोपरनिकस की थ्योरी को मानने वाले जो ब्रूनो थे इनको फांसी की सजा हो जाती है। ये इनके शिष्य थे। तो यानी कहने का मतलब यह था कि यूरोप में जो पुनर्जागरण चल रहा है उसमें जो वैज्ञानिक हैं उन वैज्ञानिकों को भी कई चुनौतियों से जूझना पड़ता है और इन चुनौतियों में हम ये देख रहे हैं कि उनको अपना जो जीवन है, जीवन भी उनको अपना दांव पे लगाना पड़ा है। इसमें हमने देखा कि कोपरनिकस के जो शिष्य हैं ब्रूनो, उनको अपना जीवन दांव पे लगाना पड़ा। यानी इस कड़ी में अभी पहले हम टॉलमी के बारे में देख रहे थे और टॉलमी के बाद कोपरनिकस और कोपरनिकस के बाद अब हम केपलर के बारे में देख लेते हैं। पुनर्जागरण काल में के वैज्ञानिकों में टॉलमी नहीं है, कोपरनिकस हमारे पास पहले थे, क्योंकि कोपरनिकस की थ्योरी को समझने के लिए हमें पहले टॉलमी की थ्योरी को समझना होता है, इसीलिए हमने टॉलमी के बारे में पढ़ा। केपलर जाने जाते हैं अपने 3 नियमों के लिए। फिजिक्स में भी हम पढ़ते हैं, केपलर के लॉ के बारे में पढ़ते हैं और ज्योग्राफी में भी देखते हैं और फिर यहाँ हम इतिहास के परिप्रेक्ष्य से भी इसे देखने का प्रयास कर रहे हैं। केपलर का जो पहला लॉ था, लॉ ऑफ ऑर्बिट। केपलर का जो पहला लॉ है वो लॉ ऑफ ऑर्बिट है। इसका जो तात्पर्य है, कोपरनिकस ने जो कहा था उसी बात को केपलर आगे लेके जा रहे हैं। केपलर ने कहा था, कोपरनिकस ने कहा था कि सूर्य सेंटर में है और सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगा रहे हैं वो ग्रह हैं। इसमें जैसे हम बात करेंगे, आज के परिप्रेक्ष्य से बात करेंगे, सूर्य के नज़दीक बुध है, बुध के बाद शुक्र आता है, शुक्र के बाद पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद मंगल है, मंगल के बाद बृहस्पति है, फिर शनि है और अरुण और वरुण है। तो कुल मिलाकर सूर्य के हम बात करेंगे तो इस तरीके से ये ग्रह है जो चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। केपलर का जो कॉन्सेप्ट है वो केपलर का कॉन्सेप्ट कोपरनिकस से आगे है। कोपरनिकस ने जरूर ये कहा था कि सूर्य सेंटर में है और ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनकी जो घूमने की जो डायरेक्शन है, घूमने की जो स्थिति है, उस स्थिति के बारे में कोपरनिकस ने नहीं बताया था। यानी कोपरनिकस ने ये नहीं बताया था कि कैसे राउंड कर रहे हैं, गोलाकार राउंड कर रहे हैं, ऊपर से नीचे राउंड कर रहे हैं, कैसे वो राउंड कर रहे हैं। और इसकी जानकारी केपलर ने अपने पहले लॉ में ये जानकारी दी है और वो कहते हैं इलिप्टिकल वे में ये इस तरीके से मूवमेंट हो रहा है, यानी अंडाकार जो आप डायरेक्शन देख रहे होंगे इस तरीके से ये मूवमेंट हो रहा है। तो ये ही केपलर का पहला लॉ है। केपलर का जो दूसरा लॉ है वो लॉ ऑफ एरियाज है
इस लॉ में केपलर यह बताने का प्रयास करते हैं कि सूर्य से जो ग्रह जितनी दूरी पर होगा, इस तरीके से एलिप्टिकल वे है, सूर्य से जो ग्रह जितनी दूरी पर होगा उसके घूमने की जो स्पीड है वो स्पीड उतनी ही कम होती जाएगी। यानी केपलर अपने दूसरे लॉ में यह बताने का प्रयास करते हैं कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह जो जितनी दूरी पर होगा उसके घूमने की जो स्पीड है वो स्पीड उतनी कम हो जाएगी। ऐसा केपलर का दूसरा लॉ बताने का प्रयास करता है। और केपलर का जो तीसरा लॉ है, केपलर अपने तीसरे लॉ में यह बताने का प्रयास करते हैं कि जो घूमने की स्पीड है पीरियड्स के बारे में बताने का, इस लॉ में ये बताने का प्रयास करते हैं कि जो घूमने की स्पीड है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने, ये सूर्य है, इसके चारों ओर चक्कर लगाने में जो ग्रहों को समय लगता है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में जो समय ग्रहों को लगता है उसका स्क्वायर यानी उसका वर्ग, और रेशियो में, अनुपात में अगर बात करेंगे तो जो एवरेज दूरी है, जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस की बात वो करते हैं, औसत दूरी, औसत दूरी का क्यूब। जो समय राउंड लगाने में जो समय लग रहा है उसका स्क्वायर का अनुपात औसत दूरी के साथ, और औसत दूरी का क्यूब और समय का जो क्यूब है, इनके अनुपात के बारे में केपलर अपने तीसरे लॉ में कहते हैं। केपलर के 3 नियम हैं और ये तीनों नियमों में से हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि केपलर मुख्य रूप से ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो ग्रह हैं, पहले तो उनकी जो स्थिति है वो कैसे वो राउंड लगा रहे हैं, इलिप्टिकल वे में वो राउंड लगा रहे हैं। दूसरा ये बताने का प्रयास करें कि जो जितनी दूरी पर होगा उसके जो रोटेट करने की जो उसकी स्पीड है उस स्पीड पे फर्क पड़ेगा। और लास्ट में वो लगाना चाह रहे हैं कि अनुपात यानी रेशियो, एवरेज रेशियो की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस एंड टाइम में जो रेशियो है उसके बारे में वो बताने का प्रयास केपलर ने किया है। और ये हम कह सकते हैं कि केपलर ने का जो ये प्रयास है, केपलर का ये प्रयास कोपरनिकस के प्रयास को आगे बढ़ाना रहा है। तो इस तरीके से हमने तीसरे जो साइंटिस्ट हैं वो केपलर के बारे में देखने का प्रयास किया कि केपलर के 3 लॉ हैं, और केपलर के बाद आगे हम बढ़ लेते हैं गैलीलियो के बारे में। हाँ, एक चीज हमने अभी छोड़ दी है, वो केपलर का संबंध किस देश से रहा है। तो केपलर का जो संबंध है वो केपलर मूल रूप से जर्मनी के रहने वाले थे। और जब हम बात करेंगे गैलीलियो की, तो गैलीलियो का जो संबंध है वो इटली से है। गैलीलियो किस चीज के लिए जाने जाते हैं, खासतौर पे जब हम गैलीलियो की बात करते हैं तो गैलीलियो के द्वारा पेंडुलम घड़ी, पेंडुलम घड़ी का जो आविष्कार है वो आविष्कार गैलीलियो के द्वारा किया गया था एक। और दूसरा हम इनके आविष्कार की बात करें तो दूरबीन, यानी अंतरिक्ष में जो गतिविधियां हो रही थी उसकी जानकारी के लिए उनके द्वारा दूरबीन का आविष्कार किया गया। गैलीलियो के साथ भी बहुत दर्दनाक परिस्थितियां बनती हैं। ऐसी परिस्थितियां कोपरनिकस के साथ नहीं बन पाए क्योंकि कोपरनिकस का देहांत उसी वर्ष हो गया था, लेकिन गैलीलियो का देहांत देर से होता है। और गैलीलियो पर चर्च के द्वारा ये आरोप लगा दिया जाता है कि आप जितना भी इन्वेंशन कर रहे हैं वो ईसाई मत के खिलाफ है, इसीलिए इन पर आरोप लगता है। और इस आरोप जब इन पे आरोप लगता है तो इन पर मुकदमा चलता है और बहुत ही यातनाएं इनको दी जाती हैं गैलीलियो को। और आगे हम देखते हैं कि गैलीलियो, इन सारी घटनाओं के कारण गैलीलियो अंधे हो जाते हैं। तो गैलीलियो महान जो वैज्ञानिक थे वो अंधे हो जाते हैं। और अंत जो इनका जीवन है, अंत जो गैलीलियो का है बहुत ही
दर्दनाक रहा है या विषम परिस्थितियों के से उन्होंने अपने अपने जीवन को आगे व्यतीत किया है। तो जो महान साइंटिस्ट हैं उनको कहीं ना कहीं अपने जीवन में उनका भी विरोध हुआ है, और जो अच्छे करने वाले होते हैं उनको जरूर विरोध करने वालों का भी उनको सामना करना पड़ता है। तो इस तरीके से गैलीलियो के बाद यूरोप के महान साइंटिस्ट हम न्यूटन को देख लेते हैं। न्यूटन का लगभग टाइम पीरियड भारत के इतिहास में अगर हम बात करेंगे तो औरंगजेब से मिलता जुलता इनका टाइम पीरियड है। जब औरंगजेब सत्ता पे हैं तो उस टाइम पीरियड में लगभग मिलता जुलता टाइम पीरियड है। न्यूटन का जो संबंध है, न्यूटन का संबंध इंग्लैंड से रहा है। तो इंग्लैंड के महान वैज्ञानिक न्यूटन रहे हैं। न्यूटन का जो थ्योरी था वो था गुरुत्वाकर्षण, यानी पृथ्वी पे जो भी चीजें गिरती हैं वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरती हैं। और इस कारण न्यूटन मॉडर्न जो फिजिक्स है, और अगर हम बात करेंगे मॉडर्न फिजिक्स में फादर कहे जाते हैं न्यूटन, क्योंकि मैक्सिमम अगर हम बात करेंगे तो गुरुत्वाकर्षण के कॉन्सेप्ट ये बेस बन गया था। तो न्यूटन का संबंध इंग्लैंड से है और गुरुत्वाकर्षण की उन्होंने थ्योरी दी है। कहने का मतलब है कि जो चीजें हो रही हैं वो विज्ञान के माध्यम से हो रही हैं। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, अगर हम गैलीलियो को उठा के देखें तो गैलीलियो ने अरस्तु के जो नियम थे, अरस्तु के नियमों का भी विरोध किया है। विज्ञान का फादर अरस्तु को कहा जाता है, और अरस्तु के जो नियम है इन नियमों का विरोध किया। इनके द्वारा पीसा की जो मीनार है, पीसा की मीनार से इनके द्वारा 2 गोले छोड़ दिए गए। एक गोले का जो वजन था वो 100 पाउंड था और एक का 1 पाउंड था। दोनों को जब इन्होंने बार बार ऐसा उन्होंने किया है, जब इन्होंने पीसा की मीनार से जब उनको छोड़ा तो दोनों समान समय पर आए, और उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि भार से नीचे पृथ्वी पर पहुंचने पर भार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर भारी वस्तु और हल्की वस्तु दोनों को हम वायुमंडल से छोड़ें तो ऐसी स्थिति में दोनों समान समय पे आ जाएगी, जबकि अरस्तु कुछ और कहते थे। तो इन्होंने अरस्तु का जो ये नियम था, इस नियम का उन्होंने विरोध किया, और प्रूफ करने के बार बार उन्होंने प्रयास किया। पीसा की मीनार से उन्होंने 100 जो पाउंड है उसका एक गोला, और 1 पाउंड का 1 पाउंड का जो गोला है उन्होंने पीसा की मीनार से बार बार गिराकर ये दिखाने का प्रयास किया कि जो अरस्तु का नियम है उस नियम में भी कहीं ना कहीं खामियां हैं, और उसी को एक प्रकार से कह सकते हैं कि आगे बढ़ाने का एक प्रयास किया है। अब हम आगे एक और फ्रांसिस वैज्ञानिक के बारे में देख लेते हैं। देकार्ते, जिनका संबंध फ्रांस से था, उनके द्वारा कैसे बीज गणित को ज्यामिति में उतारा जा सकता है उस पर उनका अनुसंधान है। यानी बीज गणित का प्रयोग ज्यामिति में बीज गणित का प्रयोग ज्यामिति में करने वाले, ज्योमेट्री में ज्यामिति में करने वाले ये पहले वैज्ञानिक थे। देकार्ते की दूसरी चीज है कि विज्ञान में संदेहवाद के जन्मदाता कहे जाते हैं। संदेहवाद का जन्मदाता, कोई चीज करनी है तो संदेह करना, किसी चीज पर डाउट करना, और उसके बाद लगातार उस पर अनुसंधान करना है, और जब तक प्रूफ नहीं हो जाता तब तक प्रयास करते रहना है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट देकार्ते का है, संबंध फ्रांस से है। बीज गणित का प्रयोग ज्यामिति में करने वाले, संदेहवाद के जन्मदाता कहे जाते हैं। अगला अगर हम नाम देखें, विलियम हार्वे, इसी काल के से जुड़े हुए हैं, पुनर्जागरण के काल से। विलियम हार्वे जाने जाते हैं रुधिर परिसंचरण से, यानी जो ब्लड है, ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है उसके बारे में जानकारी देने वाले थे विलियम हार्वे। यानी जो हमारा ब्लड है हार्ट में आता है, हार्ट उसे कैसे फिल्टर कैसे उसको पंप करके पूरे बॉडी में पहुंचाता है, और वो पहुंचाने का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट देने वाले थे विलियम हार्वे।
रुधिर परिसंचरण के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने उसके बारे में जानकारी दी है। तो इस तरीके से पुनर्जागरण काल से जुड़े हुए जितने भी ये वैज्ञानिक रहे, चाहे हमने बात की कोपरनिकस की, बात की हमने न्यूटन की, हमने बात की गैलीलियो की, केपलर की, उसके साथ डेकार्ते, या फिर आगे हमने विलियम हार्वे की बात की, इन सभी वैज्ञानिकों के द्वारा ये प्रयास किया गया कि हमें विज्ञान की ओर आगे कदम रखना है। और इन्हीं सारी चीज़ों से यूरोप यानी पश्चिमी जो दुनिया है उसने इन चीज़ों को फॉलो किया और आगे फॉलो करके आज आप देखेंगे पश्चिमी जो समाज है वो विज्ञान की ओर बहुत ही ज़्यादा अग्रसर है। जितना भी बड़ा लगभग अनुसंधान हो रहा है वो पश्चिमी दुनिया में ही हो रहा है। नोबेल अवार्डों में भी हम देखते हैं कि पश्चिमी समाज का ज़्यादा बहुमत है या वर्चस्व उन्होंने अपना स्थापित किया है। तो इस तरीके से ये टॉपिक आज जो हमारा था, पुनर्जागरण के जो वैज्ञानिक हैं, कैसे विज्ञान ने प्रगति की है, कौन कौन से वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस क्षेत्र में काम किया है, और ये टॉपिक हमारा फिनिश हो गया है। लेकिन अभी पुनर्जागरण में कुछ और बातें इंपॉर्टेंट हैं, उनको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।